आज हम लोग को पढ़ना था बिहेवियर एडाप्टेशन, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बिहेवियर को एडाप्ट करके चेंज करके उसको अपने बिहेवियर को और एडाप्टेशन शो करते हैं, है ना। हेडिंग डालिए बिहेवियर एडाप्टेशन। बिहेवियर एडाप्टेशन, बिहेवियर एडाप्टेशन लिखो। बिहेवियर एडाप्टेशन क्या है ये, है ना। अपना व्यवहार चेंज करेंगे और इसका पहला एग्जांपल लिखेंगे, हैं लिखेंगे मरुस्थलीय छिपकलियां, डेजर्ट लिजर्ड, मरुस्थलीय छिपकलियां। ये फिजिकल एक्टिविटी शो करती है। लिखेंगे इट शो द फिजिकल एक्टिविटी, यह फिजिकल एक्टिविटी शो करती है, यह फिजिकल एक्टिविटी शो करती है। कैसे, जैसे विंटर आ गई, मान लो विंटर माने ठंड आ गई और फिर ठंड चली गई तो समर आ गई। तो जब ठंडी रहती है तो ये छिपकली धूप में जाकर के धूप सेकती है। जैसे तू क्लास नहीं लगती तो हुन पहुंच जाता है ना, धूप सेकने। ऐसे ये भी क्या करती है, ठंड में क्या करती है बताओ, धूप सेकती है। बास्क इन सन, बास्क माने धूप सेकना, मतलब सेकना। कहां चली जाती है बताओ, बास्क इन सन। और जब गर्मी आ जाती है तो हाइड फ्रॉम सन, गर्मियों में छुप जाती है सूर्य से, है ना। इसमें लिख देंगे हाइड फ्रॉम सन। और इससे छुपने के लिए इसमें एडाप्टेशन होते हैं। यह छिपकली बिल बना करके नीचे चली जाती है कि इसको धूप ना लगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एडाप्टेशन है। आगे मिटाऊं, नहीं मिटाऊंगा प्रिया अभी, ठीक। इसके बाद अगला लिखेंगे हेलोफाइटिक एडाप्टेशन, हेलोफाइटिक, हेलोफाइटिक एडाप्टेशन। अगला एडाप्टेशन कौन सा है बोलो, हेलोफाइटिक एडाप्टेशन, हेलोफाइटिक एडाप्टेशन। जैसे ऐसे प्लांट जो मेराइन वाटर में रहते हैं, कहाँ उगते हैं, समुद्री पौधों में ये वाला होता है। तो लिखेंगे इसमें यह उन पौधों में एडाप्टेशन है जो मेराइन वाटर पर ग्रो करते हैं। इट इज द एडाप्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट ग्रो इन मेराइन वाटर। यह उन पौधों का एडाप्टेशन है जो खारे पानी पर उगते हैं। क्या एडाप्टेशन होता है इसमें, इनमें दो तरह का एडाप्टेशन होता है। एक होता है इनमें निमेटोफोर बनते हैं, निमेटोफोर स्पेशल रूट हैं, है ना, ये बना लेते हैं। दूसरी बीबी पेरी पाई जाती है। अब आप कहोगे कि बीबी पेरस का मतलब होता था बच्चे देने वाले, और ओवी पेरस मतलब होता है ऐसे जीव जो, तो
क्या सर ये प्लांट बीवी पेरी है मतलब बच्चे देते हैं? नहीं। देखो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो ये खारा पानी भरा हुआ है, क्या है, और ये प्लांट है, क्या है बताओ ये, ठीक है, और इस प्लांट में इसके सीड बने, क्या बने, सीड बने। तो सीड जब नीचे गिरेंगे तो खारे पानी में क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, अपने आप में पेड़ में लगे लगे ही उसमें सीड में जर्मिनेशन हो जाता है, बीज अंकुरण यहीं पर हो गया, और इसके बाद नीचे जाते हैं तो वो अंकुरण से फिर से नया प्लांट बन जाता है। नॉर्मली अगर गिरते हैं तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सीड जर्मिनेशन है, तो इसे कहते हैं बीबी पेरी, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है। ये रंजना कहाँ गायब है इस समय? रोज सतना जाती है। मिटाया जाए। यहाँ कौन है? बैग है। अगला है हाइड्रोफाइटिक एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन इन वाटर प्लांट। जो प्लांट कहाँ है बताओ, एक्वेटिक प्लांट है उनमें होता है। जैसे सामान्यतः जो लैंड प्लांट हैं, अगर आप उनका रूट देखोगे तो उनके रूट में आगे की तरफ एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं रूट कैप। लेकिन जितने भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट बोले तो जलीय पौधे, उनमें रूट कैप नहीं होती है। ये एक प्रकार का एडॉप्टेशन है। रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट। पानी में उगने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी रूट में रूट कैप, क्योंकि रूट कैप का काम होता है कोई सी भी सॉलिड चीज आ जाए, ऐसी चीज जिसे तोड़ करके उस पार जाना है, जैसे दीवार आ जाए, दीवार के उस पार जाना है तो रूट कैप की जरूरत है। लेकिन पानी में तो उसको कुछ भेदना ही नहीं है, कुछ पेनेट्रेट ही नहीं करना है, तो इसमें एक एडॉप्टेशन हो जाता है, ये एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। मैकेनिकल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये एडॉप्टेशन है पानी वाला। ठीक, मिटाया जाए। अभी तो हो गया होगा ना, कि नहीं हुआ अभी?
चलो, अब ये हम लोगों ने एडाप्टेशन पढ़ लिया कि कहाँ पर कौन सा एडाप्टेशन है और ये एडाप्टेशन क्यों हो रहे थे बताओ। ये एडाप्टेशन हो रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि बायोटिक जो एबायोटिक फैक्टर थे वो चेंज होते थे और उनके चेंज होने के कारण बायोटिक को प्रभाव पड़ता था। बोलो, टेम्परेचर ऐसा रहता था कि ऐसा हो जाता था कि हम उसके विपरीत चले जाते थे। उससे बचने के लिए हमने एडॉप्टेशन किया। ठीक है, अब एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चलो, क्या है जनसंख्या बताओ। जनसंख्या का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि जनसंख्या गणना होगी, तो जनसंख्या हमेशा एक अलग अलग स्पीशीज की जाती है ना। अब जैसे मनुष्य की जनसंख्या की गणना करना है, सुनते चलो, तो हम मनुष्य के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल नहीं गिने जाएंगे, नहीं तो कोई पता ही नहीं चलेगा कितने मनुष्य थे, है ना। तो किसी एक स्पीशीज की काउंटिंग होती है ना। और जैसे हमें ये देखना कि हमारे रीवा की जनसंख्या कितनी है, तो हम सिर्फ रीवा वालों को गिनेंगे, सतना वालों को नहीं गिनेंगे। तो ये भी हो गया कि एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समान जातियों के समूह को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। आ गई समझ में बात। बोलो क्या है, जो एक निश्चित एरिया में रहते हों, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज दैट प्रेजेंट इन कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। जो एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। लिखेंगे, जीवों का समूह जो कि समान जाति के हों और एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अगर कोई पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा है तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लिख देना डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। पॉपुलेशन को हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक इकोलॉजी में और एक जेनेटिक्स में। इसमें जब हम देखते हैं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों को रखा गया है और जेनेटिक्स में केवल सेक्सुअल को रखा गया है। एट्रीब्यूट्स, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग।
पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स कंपोजिशन, क्या क्या पढ़ना है, पहले ये लिख लो। आज ठीक है, स्पीड तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल। हो गया। एट्रीब्यूट्स लिखो, क्या क्या टॉपिक आएंगे इसमें, क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बर्थ रेट। बर्थ रेट, जन्म दर। फिर पढ़ेंगे डेथ रेट, मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर। फिर पढ़ेंगे सेक्स रेशियो और पढ़ेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु का वितरण। सबसे पहले लिखिए बर्थ रेट, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये, ठीक है। पहले कहां से होगा, यहां से। क्या है बर्थ रेट, किसे कहते हैं, जन्म दर। नंबर ऑफ बर्थ, जन्मों की संख्या, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम। कैपिटा का मतलब होता है एक ऐसा, एक निश्चित एरिया में एक निश्चित समय में कितनी बर्थ हो रही हैं, वही क्या कहलाएगा, बताओ, उसका क्या कहलाएगा, बर्थ रेट। बर्थ रेट निकालोगे कैसे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है बर्थ अपॉन इनिशियल। क्या होता है, बर्थ अपॉन इनिशियल, जन्म बटे प्रारंभिक, है ना। एनसीईआरटी है, निकालो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया होगा, पहले यहां तक लिखो फिर बताते हैं। अब इसमें एक सवाल दिया है एनसीईआरटी में, कहाँ है, देखो, मिला, कहाँ, हाँ। लो, लिखेंगे, एक तालाब में 20 कमल हैं। हाँ, एक तालाब में 20 कमल हैं। इन अपॉन 20 लोटस प्रेजेंट। एक तालाब में 20 कमल हैं,
1 साल बाद यह 24 हो गए। आफ्टर 1 ईयर दीज बिकम 24। 24 हो गए। जन्म दर ज्ञात करिए। फाइंड आउट बर्थ रेट। जन्म दर ज्ञात करिए। तो क्या लगाओगे? बर्थ रेट बराबर बर्थ अपॉन इनिशियल। बताओ तो पहले कितने थे? 20। अब कितने हो गए? कितने हो गए? तो बढ़ कितने गए? तो यहां लिख देंगे 4। 4 एकम 4, 4 पंचे 1/5। बोले तो 0.2 है ना, पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। कोई भी इंडिविजुअल टाइम दे सकता है आपको। जैसे यहां साल दिया है, वो महीना हो सकता है ना, ये इंडिविजुअल है। ये दिया है एनसीईआरटी में है। आगे लिखेंगे डेथ रेट। ये कैसे निकाले हैं? 4 कैसे आया है पता है ना? 24 माइनस, हाँ 24 हो गए थे, तो जन्म कितनी हुई वो लिखा है। चलिए आगे लिखेंगे डेथ रेट। मृत्यु दर। मृत्यु दर हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही इसी में सुधार दूंगा। बर्थ को काट के डेथ लिख दूंगा तो डेथ रेट हो जाएगी, है ना। फिर यहां बर्थ लिखा है तो यहां भी, फिर यहां लिखा है तो यहां भी, और यहां लिखा है तो मेरा सब सही हो गया। तुम भी सब सही कर लो। कैसे हो जाएगा? डेथ रेट, यहां मृत्यु दर, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा इन पर यूनिट टाइम। तो डेथ रेट बराबर डेथ बटे इनिशियल। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। हाँ, इसको लिख लो आराम से। बोला गया क्या कि अभी नहीं? लिखेंगे एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाई हैं। इन अ लैब 40 फ्रूट फ्लाई प्रेजेंट। एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाई उपस्थित हैं। एक सप्ताह में 4 की मृत्यु हो जाती है। इन अ वीक 4 बिकम डेथ। डेड, कितनी मर गई? 4 की मृत्यु हो जाती है। 4 की मृत्यु। फाइंड आउट डेथ रेट। मृत्यु दर ज्ञात करिए। आ गया? कितना?
0.1। कितने लोगों का आया 0.1? किसका नहीं आया? किसी का भी नहीं आया, देख लो, बैठे हैं जनावर। तो क्या हो जाएगा बताओ? डेथ रेट इक्वल टू डेथ अपॉन इनिशियल। कितनी मर गई? उस बार दिया नहीं था, इतनी बची थी तो हमने लगा लिया था कि कितने जन्म हुए। इस बार डायरेक्ट बोल दिया है तो कितने हो जाएंगे? 4। कितने में? 4 एकम 4, 4 दाम, तो 0.1 पर कैपिटा पर यूनिट टाइम पर इंडिविजुअल। भाई जितना समय देगा उतने में, 1 हफ्ते में बोल रहा है तो 1 हफ्ता इंडिविजुअल है। वही तो समझा रहा हूं कि पिछली बार डायरेक्ट नहीं दिया था। पिछली बार बोला था कि ऐसा हो गया है तो हमने ये निकाला था कि जन्म हुए कितने। इस बार ये थोड़ी ना बोल रहा है, इस बार तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट बोल रहा है कि इतने मर गए, तो निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें बोल देता कि इतने जन्म हो गए, तो जब जन्म ही हो गए बता देगा तो घटाने की क्या जरूरत थी? अब वो नहीं समझ में आवा, कुछ खा पी के आवा करो तो दिमाग चले। एटीपी शून्य है। चलिए आगे लिखेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो लिखेंगे रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन पॉपुलेशन। एक ओल्ड रेशियो है, इसका कितना है? 934 रेशियो 1000। याद के रखना, पुराना है, नया नहीं है, ओल्ड। ठीक है, तो ये एक रेशियो है मेल और फीमेल को दर्शाने के लिए, है ना, कि कितनी फीमेल, तो 934 में फीमेल और 1000 मेल हैं। ठीक है, नहीं मेल टू फीमेल, सही है। अगला टॉपिक बोलो क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। उम्र का वितरण भी कर देते हैं, किस उम्र के लोग ज्यादा हैं, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग रहेगा और इसी के आधार पर कुछ ग्राफ वगैरह भी आएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। किसी पॉपुलेशन को निम्न प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। किसी पॉपुलेशन को निम्न प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एनी पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज फॉलोइंग, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? पहला, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ऐसी एज जो रिप्रोडक्शन के पहले तक की होती है उसे क्या कहा जाता है?
प्री रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, और ये होती है 0 से 15। तो ये कितने साल तक के लिए है बोलो? 0 से 15 साल तक के जो भी लोग रहेंगे उन्हें हम कहेंगे क्या है? ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, कितना कहेंगे बताओ इसे? प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरा बोलो, दूसरा रिप्रोडक्टिव आएंगे। रिप्रोडक्टिव होती है 15 से 45, 15 से 45। और तीसरी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और ये है 45 से 70-75। ठीक है, बन गया। अब इस एज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं पॉपुलेशन में। इसके आधार पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप ऑफ ग्राफ फॉर्म। 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं या 3 तरह के पैटर्न बनते हैं। पहला, एक्सपेंडिंग ग्राफ। पहला है एक्सपेंडिंग ग्राफ। लिखेंगे इट इज द ग्राफ ऑफ पुअर कंट्री। यह गरीब देशों का ग्राफ होता है। यह गरीब देशों का ग्राफ है। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज की संख्या ज्यादा होती है। इन दिस प्री रिप्रोडक्टिव एज नंबर इज मैक्सिमम। प्री रिप्रोडक्टिव एज की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। यह पिरामिड के आकार का होता है। इट इज लाइक एज अ पिरामिड। यह पिरामिड के आकार का होता है। देखो इधर, क्यों मैं इसे कह रहा हूं कि ये गरीब देशों का है? गरीब देशों का कहने का मतलब ये है कि वहां पर हो सकता है लोगों को मेडिकल सुविधाएं या अन्य गवर्नमेंट की चीजें अच्छे से प्राप्त ना हो पा रही हो। जैसे 3 एज में आपने बांटा है, बोलो कौन कौन सा? प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट। अब देखो, जो गरीब देशों में होता है क्या होता है? ये प्री रिप्रोडक्टिव का ग्राफ है। मान लो क्या है ये? प्री रिप्रोडक्टिव। बोलो कौन सी एज के बच्चे? 0 से 15। और इसके बाद कौन आता है? तो ये देखो रिप्रोडक्टिव हो गए। और रिप्रोडक्टिव कम है या ज्यादा है? और इसके बाद मैंने ये बना दिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट ज्यादा है कि ये ज्यादा है? इसका मतलब ये है, आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, जवान कम हो रहे हैं और उससे पहले ही मर जा रहे हैं। मतलब बच्चों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, तभी तो आगे वहां नहीं जा पा रहे हैं। और अगर ज्यादा मृत्यु हो रही है, इसका मतलब कि वो देश कैसा है? पुअर है। वहां के लोगों की दवाई वगैरह अच्छे से नहीं हो पा रही है, तभी तो ये मृत्यु दर है बच्चों की ज्यादा। तो ये किस देश का होता है? तो एक्सपेंडिंग ग्राफ गरीब देशों का है ना। और इसका आकार कैसा है? पिरामिड। क्योंकि अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा, फिर ये थोड़ा, और ये सबसे कम।
है ना, बना लो। चले आगे। अगला है स्टेबल ग्राफ। स्टेबल ग्राफ, स्थायी ग्राफ। स्टेबल ग्राफ वो ऐसे देशों का था जो गरीब थे। ये डेवलपिंग कंट्री का है, जो विकास करने पे हैं, है ना, एकदम मैप में आ गए हैं और वो डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंडिया। ठीक है ना, तो लिखेंगे इट इज द ग्राफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये कौन, किसका ग्राफ है बोलो? डेवलप कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री का है। इसमें क्या होता है, इसमें प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर होते हैं। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। किसके जैसे हैं ये बोलो? दोनों बराबर होते हैं, है ना। दोनों बराबर ये है कि मतलब बच्चे जितना पैदा हो रहे हैं वो नहीं मर रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में मृत्यु जो हो रही है, तो बुढ़ापे में मृत्यु तो सबकी होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा ग्राफ? देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव हो गया। ये बोलो तो दोनों बराबर बना दूं ना, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव और ये हो गया। और इस ग्राफ को कहते हैं, इसका शेप पूछेगा तो ये होता है घंटी के आकार का। घंटी देखा है कैसे रहती है, ऊपर ऐसे पतली, लेकिन जहां नीचे आती है तो ये दोनों लगभग कुछ दूर तक बराबर है, ऐसी रहती है। ठीक है, हो गया, याद किए लेना किस आकार का होता है, ये बेल शेप होता है। चलें, अगला लिखेंगे तीसरा, डिक्लाइनिंग ग्राफ। ग्राफ ऑफ डेवलप कंट्री, हाँ, जो एक तरफ से क्या कर चुके हैं, हाईली डेवलप कंट्री लाइक जापान वगैरह, है ना। तो ये इनका ग्राफ कैसा है बताओ, बोलो?
कैसा होता है? डिक्लाइनिंग ग्राफ। इनमें क्या होता है कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम होती है, ये बिल्कुल बराबर होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव के, और रिप्रोडक्टिव यहां ज्यादा होती है। कैसे? ऐसे देखो, ये हो गया रिप्रोडक्टिव। क्या है बताओ? ये है ये रिप्रोडक्टिव है। रिप्रोडक्टिव के ऊपर तो ये आ गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और ये है, बोलो, प्री रिप्रोडक्टिव। आप देखो यहां पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन जवान ज्यादा हैं, ठीक है ना? ऐसा इसलिए होता है कि ये कंट्री डेवलप हो चुकी हैं और यहां के लोगों की लिविंग ऑफ कास्ट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां के लोग या तो एक बच्चा लेते हैं, या जिसके पास रहने वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो वहां बच्चे ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे देशों में क्या होता है, ये और ये दोनों बराबर रिप्रोडक्टिव की ज्यादा होती है। शेप कैसा होता है? ये है अर्न शेप। अर्न माने कलश के आकार का, जैसे मटकी है, मटकी बीच में क्या होती है? चौड़ी, और ऊपर और नीचे क्या होती है? पतली। तो ये देखो, ठीक है, तो किसके जैसा है? ये कलश के आकार का, कलश। लिख देना, यहां पर लिविंग ऑफ कास्ट बहुत ज्यादा होती है। हियर द लिविंग ऑफ कास्ट इज मैक्सिमम। यहां पर लिविंग ऑफ कास्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो ये इतनी महंगी से शहर होते हैं, इतने महंगे देश हैं कि जहां पर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके एक ही बच्चा हो, या फिर नहीं है उसके पास काबिलियत, या उसके पास इतना पैसा नहीं आ पा रहा है, तो वो जब तक इनकम का सोर्स नहीं ढूंढ लेता है तब तक बच्चे नहीं लेता है। यहाँ अपने इंडिया में तो जानते हो। तो इसके बाद कल पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, हेडिंग डाल लीजिएगा।